सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का फिर से अभिनंदन, खैर मकदम स्वागत। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ कि अच्छे से सुनने वाले कुछ एक ही हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, तो मन करता है चीज़ों को और आगे बढ़ाने का। तो ये एपिसोड कुछ दिल की बातें पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टॉपिक से हटके बातें करनी थी। उसमें जो आपके बिहेवियर्स हैं, कुछ और तरह की बातें हैं, कुछ जो मैंने जाना है, जो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाए दिस वे और दैट वे, शायद आपको समझ में आ जाए। तो वही बातें करने के लिए मैं ये पार्ट बना रहा हूँ। ये किसी टॉपिक पे आधारित नहीं है, और आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले फिर वही गुजारिश करूँगा कि पहले तो अगर बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। तो पार्ट को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। दूसरी बात कि अगर आप मेरे कुछ वीडियोस को देख के एकदम से इंस्पायर हो गए, आपको लगा कि हम साधना करने लगे, हम कुछ कर बैठेंगे, कुछ पहुंच पाएंगे, तो वो सही नहीं है। और वीडियोस देखिए। यदि आपको वीडियोस में कुछ लग रहा है कि कुछ है, तो और देखिए। जब तक आप इस लेवल तक ना पहुंच जाए कि मुझे खुद को जानना ही है, मुझे ये सारी चीज़ें जाननी ही हैं, ये क्या चल रहा है इस ज़िंदगी में, ये आसपास हमारे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, साधना क्यों ज़रूरी है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, क्यों पढ़ा हूँ यहाँ पे, ये सब जानने की उत्कंठा जब इतनी बढ़ जाए कि आप अपना जीवन तक दाव पे लगाने के लिए तैयार हो जाएं, तब साधना में आइए। साधना कोई हंसी खेल नहीं। हमारे यहाँ लोकल में कहावत है इसके लिए कि ये कोई गुड़ का गस्सा नहीं है, ऐसे ही खा लेंगे। इसमें लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तो जो हैवी डेडिकेशन के साथ आएंगे, केवल वही निकल पाएंगे। मैं देखता हूँ लोग बाग आते हैं, ज्वाइन होते हैं हर महीने 2-3-4 व्यक्ति, और उनमें से 1-2 स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि ये उनके बस का काम ही नहीं है। जो सिर्फ किसी कौतूहलवश 2-4 वीडियो देख के और उन्हें कुछ लगा, तो मेरी बात सुन के जब मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूँ कि भाई ये होगा ध्यान से, साधना से, और मैं सिखाता हूँ, तो वो आ जाते हैं। और कुल मिला के थोड़ा सा मुझे कभी कभी किसी किसी की बातों से एहसास भी हो जाता है कि भाई ये तो वैसे ही है, इसको इसके बस का नहीं है। कुछ लोग पैसे सुन के भाग जाते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। आपसे एक बार बात करनी है, भैया बात करनी है तो बात करने के पैसे दे दो, 2000 रुपये जमा करो, तो फिर भाग जाते हैं। मैं कहता हूँ हर महीने एक संडे की मीट होती है ओपन, जो कि अब मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कोई बोलता ही नहीं उसमें। मेरे ही ग्रुप के लोग आके पूछते तो वो तो मेरे से हर हफ्ते बात करते हैं, तो उसको मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, क्योंकि आपको इच्छा ही नहीं है सुनने की, कुछ जानने की, तो क्यों मैं अपना समय खपाऊं। और दूसरी बात यह है कि भाई मैंने आपको समझा दिया कि भाई मैं फ़ीस लेता हूँ सिखाने की, बिना फीस के अब मैं नहीं सिखाता हूँ। और प्लीज़ मुझे कॉल ना करें, कॉल करते ही मैं ब्लॉक कर दूँगा। मैं पता नहीं किस परिस्थिति में कब कहाँ कैसे हूँ। आपको मुझसे बात करनी है, पैसा जमा कीजिए, समय लीजिए, उस समय पे हम बात करेंगे, 1 घंटे बात करेंगे 2000 रुपये में, अगर सिर्फ बात करनी। और जो ऑप्शन मैं देता था महीने की ओपन मीट का, मैं वो क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल, मेरा उसमें समय ही ख़राब होता है। तो अब यही रास्ता है, अगर आप बात करना चाहते हैं। नहीं तो मेरे पास ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं, जो बता दिया वो मैंने वीडियो में बता दिया। अब आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं तो भाई पे कीजिए एंड सर्विस लीजिए, फ्री में मैं अब कुछ नहीं दूंगा।
दूसरा भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक लिंक है, वहाँ पे हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। हमारा टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप लिंक है। सीखना चाहते तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा ग्रुप मेनली टेलीग्राम पे है। व्हाट्सएप सिर्फ इसलिए है कि व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट करेंगे तो मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ बात करेंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास टेलीग्राम है तो सीधा टेलीग्राम पे ही वो करें मेरे साथ बातचीत। व्हाट्सएप इसलिए दे दिया है, मैं कभी चलाता नहीं व्हाट्सएप, लेकिन अब इसलिए चलाने लगा हूँ कि बहुत से लोगों के पास टेलीग्राम होता ही नहीं। या फिर आप टेलीग्राम डाउनलोड करके तब सीधा वहाँ मैसेज करें, वो ज़्यादा बेटर है। और हमारे इंस्टा को भी फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में है, आपको नई नई रील्स मिलने लगेंगी वहाँ पे। और इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें तो आपको यहाँ के अपडेट्स भी, नई वीडियोस जो आती हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हर हफ्ते मैं 3 वीडियोस कम से कम दे दूँ। हालांकि कोई कमिटमेंट नहीं है, कोशिश करता हूँ, हो जाता है तो कर देता हूँ। एक लंबे अरसे में मैंने केवल 1 वीडियो 1 हफ्ते का दिया था, केवल इस चैनल को चलाए रखने के लिए। खैर, बात शुरू करते हैं। पहले तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, यदि आप मेरे किसी वीडियो से, किसी जानकारी से सहमत नहीं हैं, आपको वो हजम नहीं हो रही, या आपकी अपनी जो जानकारी है वो उसके विपरीत है और आप मेरी जानकारी को सही नहीं मान रहे हैं, तो आप असहमत हो सकते हैं। लेकिन आप, जैसा कि मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं उसका सोर्स भी बताता हूं। कुछ चीज़ों के सोर्स नहीं है तो मैं बता भी देता हूं कि भाई मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, आपका मन करे मान लो, नहीं मन करे मत मानो, वो आपके हृदय की बात है। तो आप अपना विरोध जता सकते हैं कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मुझे सलाहें मत दो कि आपने गलत पढ़ा है, फलाना है, ढिमकाना है। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं आपको बताता ही नहीं। वो मैंने जाना है और मुझे सही लगा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और कमेंट करते हुए उल्टे सीधे कमेंट ना करें। आप मुझे उल्टा सीधा मुझे लिख सकते हैं, लेकिन पागलपने की बातें ना लिखें। अभी जैसे एक बंदे ने कमेंट किया मेरी चैनल वाली वीडियो पे, एक ने तो कहा कि भाई बढ़िया कमाई का धंधा है, आपने बना लिया। मैंने भाई आप तो बहुत महान है, आप पहचान गए, पर किसी और को मत बताना ये, नहीं तो मेरा धंधा ख़त्म हो जाएगा। एक ने कहा भाई SC ST OBC भाइयों, ये ब्राह्मणों की चाल है, इसे कोई दान चंदा मत देना। और भगवान बुद्ध की उसने DP लगाई हुई थी। तो मैंने कहा हाँ भैया, SC ST और OBC की प्रॉब्लम ही है कि भगवान बुद्ध की तो बातें फॉलो ही नहीं करते हो। आप सही कह रहे हैं। तो आप एक वीडियो देख करके मेरी मुझे जज नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस चीज़ को पढ़ के क्या उसके समझ में आया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे गलत लगेगा तो मैं क्यों बोलूँगा, मुझे आपको गुमराह करके मिलेगा क्या? जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो मेरे को सच्चाई लगती है तो मैं बोल देता हूँ। आपको ना लगे आप छोड़ दीजिए। ये तो मैं शुरू से कहता हूँ, 100% किसी आदमी ने भी सत्य नहीं बोला है, चाहे वो भगवान बुद्धि रहे हों या क्राइस्ट रहे हों या और भी कोई पैगंबर आदि रहे हों। तो जितनी बातें आपको दिल पे लगे सही, वो मान लो, जो ना सही लगे वो मत मानो। और असहमति का आपको अधिकार है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप कहें कि भाई साहब आपकी दी हुई जानकारी से हमारा तारतम्य नहीं बैठ रहा, हमें जानकारी सही नहीं लग रही, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ठीक है भाई, नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों को सुनता हूँ, मुझे भी बहुत सी बातें उनकी अच्छी नहीं लगती, पर मैं सिर्फ सुन लेता हूँ, उतनी ले लेता हूँ जितनी मेरे मतलब की है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ किसी के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था कुछ इतिहास के बारे में ही, तो उसमें किसी व्यक्ति ने कुछ कमेंट किया हुआ था राक्षस वगैरह पे। तो मैंने सोचा कि कुछ जनरल सी बात है, तो मैंने वो लिख दिया। वो बंदा भड़क गया मेरे ऊपर, हालांकि उसके मेरा कोई लिंक नहीं है, मुझे जानता भी नहीं। और मुझे लगा यार गलती हो गई। वो बोला ये तो एकेडमिक चल रहा, आप जानते ही क्या हुआ, फलाना ढिमकाना, उसने 5 7 10 बातें सुना दी।
मैंने लिख दिया, भाई आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता था, आप तो ज्ञान का पुंज है, तो मुझे आपके सामने बोलना ही नहीं चाहिए था। अब उसका अहंकार पुष्ट हुआ तो बड़े प्रेम से आया, अरे कोई बात नहीं, आप भी हमारे भाई हैं, ये है वो। फिर उसने बहुत लंबी विवेचना करी उसकी। मैंने उसको पहले हंसी लिखी, फिर मैं बोला, वाह रे ईगो, संतुष्ट हो जाए तो कितना प्रेम उमड़ जाता है। मैंने कहा खैर आप महाज्ञानी हैं, ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं, आपका प्याला इतना भरा हुआ है कि अब इसमें कुछ जाने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं मूर्ख कहाँ आपके भरे हुए प्याले में और बूंद टपकाने की कोशिश कर बैठा। खैर, ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ऐसे चेतना काम करती है, ऐसे ईगो काम करता है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती मेरी ही थी। मैंने बीच में उसकी टांग अड़ा दी। मैंने सोचा कि जनरल बातचीत है, वो कुछ शायद ग्रुप था कुछ एकेडमिक वालों का, तो जो किताबें उनके यहाँ चल रही उन्हीं पर वो चर्चा कर रहे होंगे, तो गलती वास्तव में मेरी थी। दूसरा, मैं हमेशा समझाता हूँ कि किसी भी बात का निर्णय एकदम से मत लीजिए। अभी मंडे को, जिस वीक में आप सुन रहे हैं उस मंडे को नहीं, उससे पहले वीक के मंडे को, हमारे ग्रुप के एक साधक थे, काफ़ी 1 सवा साल से साथ में साधना कर रहे थे, और वो हमेशा कुछ ज़्यादा चिपकने की कोशिश करें हर समय। पिछले साल मैं बम्बई गया था तो वो बेचारे रात में आए मुझसे मिलने के लिए, मुझे लड्डू वड्डू भी दे गए। अब कोई लोग होते हैं ना कि जो ज़्यादा दिखाना चाहते हैं कि भाई हम आपके ज़्यादा करीब हैं, और मैं ऐसे लोगों से पीछे हटता हूँ। खैर वो आए मेरे मना करने के बावजूद भी, ठीक है, पैर वैर छूने लगे। मैंने मना किया, भैया ये सही नहीं है। नहीं जी आप तो महागुरु हो, ये। भैया मैंने कभी क्लेम ही नहीं किया गुरु होने का। तो काफ़ी समय से साधना कर रहे थे, बहुत सारी बातें उनको बताई मैंने, लेकिन अहंकार, पैसे का और ये दिखाने का कि मैं आपके बहुत करीब हूँ, और अंदर से नेगेटिविटी पे काम नहीं हो रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेशक उन्होंने एक कमेंट किया, मैंने उनको डांट दिया, वो कमेंट तो नहीं करेंगे लेकिन देखेंगे ज़रूर जहाँ तक है। तो अगर वो देखें तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। 1 सवा साल से उस बंदे का आंखें साफ नहीं हो रही, अपनी पत्नी को छोड़ के, और उसकी पत्नी को भी पता है, दूसरी महिलाओं पर आसक्ति। क्या सीखा आपने 1 सवा साल? और कुछ भी बात करो, भैया मैं आपसे मिलने आपके घर आ रहा हूँ। भैया क्यों आना चाहते हो? मुझे नहीं मिलना आपसे, मत आइए मेरे घर। क्योंकि जो इतना ज़्यादा शो ऑफ करेगा वो जाता भी सटाक से ही एकदम। जो सहज है, जो सहज हो गए मेरे साथ, वो कभी कहते ही नहीं हमें मिलना है, हमें आना है, जाना है। हर हफ्ते हमारी मुलाकात होती है, और जो बात है वो तो शब्दों से कही जाती है, शब्द वहां तक पहुंच जाते हैं, बाकी ग्रुप में रहते हैं। और बाकी जो साधक हैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं, वहां मैंने लिखा भी था उनके जाने के बाद। थोड़ा सा किस्सा भी बता देता हूं कि एक रात संडे को मेरा मन हुआ, मैं बोर हो रहा था, मेरा ना कुछ पढ़ने का मन कर रहा था ना कुछ देखने का। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, भाई मेरा बात करने का मन है, अगर 10-15 लोग इकट्ठे हो जाए तो मैं एक मीट शुरू कर लूँ, अपन लोग बात कर लेते हैं, अगर आपकी इच्छा हो। तो 15 लोग इकट्ठा हो गए, मैंने मीट शुरू कर दी। अब वो सज्जन बड़ा जल्दी सो जाते हैं, अगले दिन सुबह उठे होंगे, तो बोले कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट द प्रोसेस, 15 लोगों पे ये होगा। मैंने बोला भैया होते कौन हो तुम मुझे बताने वाले कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है। मैं सहज फॉलो करता हूँ, जो मेरा मन है वो है। और ये मीट शेड्यूल्ड नहीं थी।
आप सो रहे हैं तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत से लोग नहीं आए उसमें, क्योंकि एक जनरल बात थी। और मैंने कहा आपको ज़्यादा कष्ट है तो आप निकल जाओ। इतनी देर में तुनक के वो साफ। फिर मैंने, अब वो तो चले गए, अब क्या कर सकते हैं। और मैं किसी को रोकता भी नहीं जाने वाले हो। जाने का दरवाजा बहुत बड़ा है, आने का बहुत छोटा है। तो मैंने बाद में लिखा भी कि भाई आपका हमारा कमिटमेंट है कि आप 1000 रुपये देंगे, मैं आपको 4 मीट दूंगा महीने की, मतलब हर हफ्ते 1 मीट दूंगा। अब उस महीने में चाहे 5 हफ्ते पड़े चाहे 4 पड़े, और हर महीने आपको 2 गाइडेड मेडिटेशन दूंगा। इसके आगे आप मुझसे कुछ क्लेम नहीं कर सकते। जो भी कुछ मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसे सौभाग्य समझ के रख लीजिए, और नहीं दे रहा हूं तो आप नहीं मांग सकते। कमिटमेंट मेरा पूरा है। और जब तुम मुझे गुरु कहते हो तो तुम्हें पता ही नहीं, वो तो मैं शुरू से ही कहता हूँ, पता ही नहीं लोगों को गुरु होता क्या। अब मैं पता नहीं कहाँ कब क्या कौन सी बात कहने लगूं, मुझे खुद भी नहीं पता होता। मेरे अपने जीवन में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मेरा ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम। और फिर आपका मेरा कोई कमिटमेंट भी नहीं है ना कि आप हर मीट में मैं आपको इनवाइट ही करूंगा या मैं कब मीट करूंगा। आपको सिर्फ उतने से ही वो है। ये मैं बाकी साधकों से भी कह रहा हूं जो अभी ग्रुप में है। जब मैं मीट रख रहा हूं और मैं गाइडेड रख रहा हूं, आप उसमें ज्वाइन नहीं हो रहे हो, तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? तो मुझे भी ऐसे ही गुस्सा करना चाहिए, और मैं करता भी हूँ। उसमें बहुत से अनोखे लाल निकल भी जाते हैं। जैसे इस बार एक साधक आए, मैंने सिर्फ उनसे कहा भाई जब आप ज्वाइन हो गए हो तो अपडेट करना शुरू करो, नहीं तो ऐसे साधक मैं पसंद नहीं करता, मैं हटा देता हूँ। वो भी भाग गए। उन्होंने कहा जी आप तो पहले ही हटाने की बात कर रहे हो। अरे तो भाई यहाँ आप क्या जलेबियाँ खाने आए हो? मैं सख्त सिखाता हूँ, जब तक आपसे पैसा नहीं लिया मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपका पैसा है, आप ग्रुप में ज्वाइन हुए, काम शुरू करिए। और ये बात मैं आपको बता दूं, समय आने वाला थोड़ा सा शेकी है, हिलाने वाला है। अब इसमें जो अपने आप को सुदृढ़ कर लेगा, जो फेक इमोशंस से अपने आप को निकाल लेगा, जो डिटैच हो जाएगा, जो इस प्रकृति को सरेंडर कर देगा, इस यूनिवर्स को सरेंडर कर देगा कि जैसे चाहे होने दो, हमें कोई मतलब नहीं, वही उसे सरवाइव कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा ना हो मुझे तो संभव नहीं लगता, लेकिन ना हो तो ना भी हो। डिटैचमेंट सरेंडर के बाद आपको तो कुछ ना कुछ फायदा होना ही है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन है, आयुर्वेदिक की नुकसान तो करेगी नहीं, कुछ फायदा ही करेगी। लेकिन जो मेरा आकलन है वो ये है कि कुछ चीजें तो शायद आपको 2024 में ही दिखनी शुरू हो जाएंगी, और 25 भी थोड़ा सा शेकी रहेगा। अब उसमें मैन मेड आपदाएं भी हो सकती हैं, उसमें प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, उसमें वर्ल्ड वार भी हो सकता है जिसकी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। ना भी हो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मीडिया वाले तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी वर्ल्ड वार ले आए थे, वो अभी तक चल रहा है। लेकिन वर्ल्ड वार तो तब भी नहीं हुआ, और वर्ल्ड वार ऐसे होता भी नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं। अगर वर्ल्ड वार अब शुरू होना भी शुरू हो जाए, मान लीजिए इस महीने भी, तो वर्ल्ड वार को परवान चढ़ते चढ़ते 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि देश उसमें धीरे धीरे जुड़ते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि जो देखो प्रकृति का तो किसी के हाथ में नहीं है। यदि भूकंप आए, ज्वालामुखी फटे, जैसा मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अर्थ की कोर उल्टा घूमना शुरू हो गई है, तो ये सूनर और लेटर होना ही है। कहाँ क्या होगा हमें नहीं पता है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं। और जो प्लानिंग कबाल ने कर दी है वो उन्हें पूरी करनी है। अगर उनके प्लानिंग में वर्ल्ड वार 3 है तो वो होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर उनकी प्लानिंग में मार्केट क्रैश है तो वो होगा,
उनकी प्लानिंग में रिसेशन है तो वो होगा, और उनको टोटल रिसेट भी करना है, सीबीडीसी पे लेके आना है, वो भी होगा, इनएविटेबल है, नहीं रोक सकते। तो जैसा पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में आपको हिंट दिया है, एक तो इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचे। इन्वेस्टमेंट मतलब जमीन जायदाद खरीदना, शेयर, एफडीज। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपना पैसा बैंक में रखें, अब वो आपको तय करना है कि आप किस प्रोपोर्शन में क्या करेंगे। मेरी सलाह है, माने ना माने आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, सलाह मानेंगे तो फायदे में बेशक ना रहे, नुकसान में नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे सिचुएशन कुछ ऐसी शायद बन जाए, आई एम नॉट श्योर, कि जो है वो बचाना मुश्किल पड़ जाए। आप उसके लिए सर जिद्दोजहद कर रहे हूं कि जो है इसे कैसे सेव करें। तो मेरी सलाह यह है कि आप, जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। उन्हें जैसे जीवन व्यतीत करना है, रोज़ खो दो रोज़ खाओ, वही वाला उनका हाल रहने वाला, तो उन्हें तो टेंशन ही नहीं। जिसके पास थोड़ा मोड़ा बैंक बैलेंस है, आधा, चौथाई, 3/4, भाई किसी मेटल में इन्वेस्ट कर लो। सोना इज़ द बेस्ट, चांदी भी ठीक है, रिटर्न थोड़ा सा कम देती है लेकिन पैसा सेफ है। 10 ग्राम मिले, 5 ग्राम मिले, सोना उठा के रख लो, गहने मत बनवाओ, गहने में नुकसान होता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से 995 का ले लीजिए, या 999 मिलता नहीं है, उतने ही पैसे में जाएगा 24 कैरेट में। नंबर 2, नंबर 1 दोनों से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कैश रख लीजिए, बहुत ज़्यादा ना हो, और थोड़ा बहुत बैंक में पड़ा रहने दीजिए। तो इन केस कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा इन तीनों में से। अगर करेंसी बंद होती है, क्या सिचुएशन होगी, तब भी गोल्ड जब आप सेल करने जाएंगे तो उस समय की जो करेंसी चल रही होगी, जो वैलिड करेंसी होगी, उसमें आपको उसका पैसा मिल जाएगा, तो कम से कम आप भूखे नहीं मरेंगे। सिचुएशन इतनी खराब आएंगी ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो बहुत आगे तक की सोच के आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, और इस सलाह में आप दूर तक देखिए कि आपको नुकसान होने का संभावना नहीं। फायदे की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हो जाए अच्छी बात, ना हो जाए नहीं सही। सिर्फ जो करंट आपके पास असेट पड़ी हुई है उसको आप लो डाइल्यूट ना हो। दूसरी बात, जो लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, बहुत पैनी नज़र के साथ काम करें, छोटे लालच पे काम करें। जो छोटी पूंजी से काम करते हैं वो रोज़ की रोज़ शेयर काटने शुरू करें, रोज़ ले, रोज़ अपनी एक लिमिट बनाए छोटी सी, उस लिमिट में कम भी रह गया तो भी काट दो, थोड़ा बहुत नुकसान भी रह गया तो भी काट दो, अगले दिन कमा लेना। सलाह है, मानना वो जो आपके दिल को अच्छा लगे, क्योंकि अगर रिसेशन आता है, जो कि दिखाई दे रहा है यूएस में, और इस बार रिसेशन का मूड नहीं है, इस बार मूड लग रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, 1920 में 23 में जो आया था अमेरिका में, वो रिसेशन से भी खतरनाक होता है। 10-12 साल तो यूएस को तब लगे थे उससे उभरने में। डिप्रेशन बोलते हैं उसको। अब हो ना हो इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं तो अपने आकलन लगा रहा हूं, थोड़ा सा वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, ध्यान लगा के चलो, आंखें खोल के रखो। शेयर मार्केट वालों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करो, पैसा बचा के रखो, लोन्स से बचो। अगर घर खरीदने की तैयारी में हो, लोन लेने के मूड में हो, अभी रुक जाओ, कम से कम 1.5-2 साल रुक जाओ, फिर खरीद लेगा, घर भी सस्ता मिलेगा। उस पैसे को जो आप अभी वहां जमा करने वाले हो, उसका गोल्ड लेके रख लो, या जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहें।
जिन लोगों के ऊपर लोन है, कोशिश करें कि वो ख़त्म हो जाए किसी भी तरीके से। अगर आप गोल्ड बेच के भी उस लोन को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं ख़त्म किया तो गोल्ड तो आपका जाएगा, लोन फिर भी नहीं ख़त्म होगा। अपनी सेविंग्स करा के भी अगर उस लोन को ख़त्म कर सके, क्योंकि जो हाउसिंग लोन है वही ज़्यादातर मरने वाले हैं। हाउसिंग लोन में कायदा क्या होता है, यदि आप डिफ़ॉल्ट भी कर गए तो बैंक नीलामी करता है। सपोज़ कीजिए आपका 10 लाख का लोन है बकाया, पहले तो बैंक नीलामी तक जाते जाते 1-2 साल का पीरियड खींचता, जिसमें आपका वो 10 लाख का लोन 14 लाख का हो जाएगा कम से कम। इतने वो नीलामी की प्रक्रिया होगी, ब्याज लगते लगते 15-16 लाख हो जाएगा। जब नीलामी होगी, मान लीजिए उससे रिकवरी 10 लाख की हुई, तो 6 लाख रुपए आप पे फिर भी बकाया रहेंगे। उसके लिए आपको फिर भी नोटिस आएंगे और उस पर भी ब्याज चढ़ेगा। तो ये नियम है, तो ध्यान कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड से बचिए, खर्चा थोड़ा कम करना शुरू कीजिए, थोड़ा सेविंग बढ़ाइए। 2020-21 की जो स्थिति थी वो आपकी अवेकनिंग के लिए थी। ये समझ लीजिए कि एक तरह एक्सरसाइज थी। तो उसमें आपको जो जो दिक्कतें आई, जिन जिन चीज़ों की, उन चीज़ों पे गौर करिए कि उनको कैसे एक्सेस में रख सकते हैं। बाहर से होने वाला इंपोर्ट काफ़ी इम्पैक्ट करेगा अगर वर्ल्ड वार हुई तो। अभी भी कर रहा है, जो इज़राइल और ईरान के बीच का टेंशन है, उसमें यमन ने हूतियों के द्वारा अपना कनाल पॉइंट बंद कर दिया है। वो बम डाल रहे हैं सीधा शिप्स पे। शिप सब पूरा अफ्रीका घूम के जा रहे हैं और उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं किराए के, और उसका इम्पैक्ट सीधा आप पे आना है। सप्लाई भी डिले हो रही है। अगर वर्ल्ड वार होती है तो इंपोर्ट भूल जाइए। तो अगर किसी ऐसी चीज़ पे डिपेंडेंट है जो इंपोर्ट से आती है, यहाँ नहीं बनती, तो उसकी एम्पल सप्लाई रख की तैयारी कर लें। और यहाँ का अनाज वनाज सब आपको एक्सेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ गाँव वाँव का खेल नहीं है, तो थोड़ा सा अनाज का हिसाब किताब देख लीजिएगा। महंगी हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि दाल भी बहुत इम्पोर्ट होती है बाहर से। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप साल 2 साल का 6 महीने का राशन भर लीजिए, क्योंकि ये दाल चावल वगैरह सब मिलेंगे, थोड़े महंगे हो जाएंगे अगर कैपेसिटी है। क्योंकि दाल भी आप देखिए 6 महीने से ज़्यादा आप अगर दाल को स्टोर करेंगे तो दाल क्वालिटी हल्की हो जाती है। कुछ मसाले वसाले रख लीजिए। पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो H5N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस, जिसका डंका पीटना शुरू हो गया पिछले साल से ही, अभी हल्की हल्की सुबुगाहट चल रही है। WHO ने उसे वर्ल्ड थ्रेट घोषित कर दिया है। तो उसके ज़रिए ये आपके पोल्ट्री के पशु छीन लेंगे, मार डालेंगे उनको। हो सकता है, ये मत सोचिए होगा ही। तो पोल्ट्री वालों को, जो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री में, चाहे वो चिकन्स करते हैं, एग्स करते हैं, डेयरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोन वोन लेके कुछ मत कर लेना। और भाई आपको अगर परेशान होना ही होगा तो आप मेरी सुनेंगे तो है नहीं, ये तो पक्की बात है। और आगे आने वाला समय आपके धैर्य और आपकी सेविंग्स की पूरी परीक्षा ले सकता है। 2024 में ही शायद कुछ दिखना शुरू हो सकता है। और मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको आगाह करना चाहता हूँ, ताकि आप आने वाले किसी संभावित खतरे से अपने आप को तैयार कर सकें। खाने पीने पे ध्यान दीजिए, पैकेट फूड्स मत खाइए। अगर आप साधना करते हैं और सही से, वास्तव में सीरियसली करते हैं, चाहे मेरे मेथड से करते हैं, किसी और के मेथड से करते हैं, या स्वयं ही करते हैं,
बहुत से ऐसे भी हैं जो खुद भी कर रहे हैं और उनकी साधना चल भी रही। मैसेज आते हैं उनके, मेल आते हैं, बड़ा खुश होता हूँ। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कोई वायरस उनको टच करेगा, ना कोई पेंडेमिक उनको टच करेगा। और ये मैं डंके की चोट पर कहने के लिए तैयार हूँ, जिसने वैक्सीन भी लगाई हुई है, अगर वो साधना कर रहा है वो बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं होने वाला है। आनंद में रहो, मजे करो, कोई टेंशन मत लो। साधना के थ्रू ही जो डिटैचमेंट, सरेंडर और आपके इमोशन का सेटबैक होगा, आपकी मोह ममता खत्म होगी, वही आपको उस सिचुएशन से निकाल सकती। अब न्यूज़ तो फेक भी बहुत चलती है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि चाइना में लोग घर बेच रहे हैं। एक न्यूज़ आएगी बहुत जल्दी अमेरिका में 50 से 80% तक रेट घट जाएंगे घरों के, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी अलग तरह की। वहाँ मैक्सिमम घर तो लोन पे रहते हैं। अब लोन मान लो आपने ले लिया वहाँ पे एक $10,000 का, और जैसे ही रिसेशन आता है वहाँ सब घर बेचना शुरू कर देते हैं। वहाँ बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं लोग, बोले सड़कों पर रह लेंगे, टेंशन नहीं चाहिए। अब रेट इतने कम हो जाते हैं कि वो $10,000 का घर आपका $2,000 में बिकेगा, लेकिन लोन आप पे $10,000 का है, तो गवर्नमेंट आपको चैन नहीं लेने देगी। ऐसे होता है वहाँ खेल। लोग अपनी कीरिंग्स तक बेच डालते हैं, सड़कों पे सोने को मजबूर हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। कुछ घर में अचार वगैरह का सिस्टम रख लीजिए, थोड़ा अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, तो खैर अब कोई करता नहीं यहाँ, तो वहाँ तो थोड़ा चलता है। चाइना की न्यूज़ आई कि वहाँ औने पौने दामों पे घर बेच रहे हैं लोग, वहाँ बड़ा रिसेशन है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फेक वीडियोस चलती हैं। जैसे बांग्लादेश की चल रही, हिंदुओं को मारा जा रहा है जी, ये है वो है। उल्टे वहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स हिंदुओं के घरों की, मंदिरों की सुरक्षा कर रहे हैं कि यहाँ कोई बलवा ना हो। यहाँ की पॉलिटिक्स को उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड गवर्नमेंट खिलवा रही है मीडिया से, और मीडिया इतना शर्मनाक हरकत कर रहा है कि अभी 3 चुनाव आने वाले हैं, तो उनमें ही बीजेपी को इसका फ़ायदा हो जाए। ये सब चल रहा है। तो मैं चाइना की न्यूज़ की कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे आसार लग रहे हैं कि शायद ये हो जाए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन यही पर्पस था। ये तो कमेंट वमेंट तो होते रहते हैं, वो तो मैंने चलो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा वो भी ऐड कर दिया। और लोग भी, कबूतर खाना मेरे पास पता नहीं कितने लोग आए आज तक, कितने लोग चले गए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ उस भाई को बताने के लिए कि भाई तुमने क्या निर्णय लिया। और मे भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि भाई मुझे जाना है, तो बात ही अलग थी, तो फिर तुमने कहा ही क्यों था कि हम इस महीने कंटिन्यू करेंगे। तो उसे थोड़ा सा ज्ञान देने के हिसाब से उसका जिक्र किया। अब वो देखे ना देखे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी अपनी ज़िंदगी है, जैसे चाहे जिए, किसी को ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। लेकिन इन चीज़ों पे आपको आगाह करना चाहता हूँ। जॉब अगर छूट जाए किसी वजह से रिसेशन में, अभी पीएफ का पैसा मत निकालिए। वो पीएफ का पैसा आपको सहारा देगा। और यदि रिसेशन में जॉब छूट गई तो कोई किस्मत वाला ही होगा, होंगे बहुत सारे होंगे ऐसे लोग, लेकिन वो किस्मत वाले ही होंगे कि उनके महीने 2 महीने 4 महीने में जॉब लग जाए। और उस समय ये शर्म मत करना कि हमारी तो जी पिछली जॉब 50,000 की थी, अब 20,000 की क्यों कर लें, क्योंकि जीने के लिए रिकरिंग पैसे की ज़रूरत होती है। वो 20,000 भी आपका फ़ायदा करेंगे। बच्चों को स्कूल से निकाल देना तुरंत अगर जॉब चली जाए, क्योंकि मर जाओगे आप, कोई बात नहीं, एक साल दोबारा कर लेंगे। वो जब रिसेशन ख़त्म हो जाए, साल 1.5 साल में दोबारा वही क्लास कर लेंगे। 1-1.5 साल में कोई नुकसान नहीं होता। ये मेरी समझ है, आपको समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ। और भाई, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, मल्ला का लंगोटा भीजता है। मल्ला मतलब जो नाव खेता है,
तो बीच रास्ते में यदि कोई उल्टी सीधी कहानी हो जाए, कोई भंवर आ जाए, कोई लहर से नाव उलट जाए, वो तो तैर के आ जाएगा। एक लंगोटा पहनता वो निचोड़ेगा, फिर बांध लेगा। उसमें बैठी हुई जो सवारियां हैं उनकी जान को आफत हो जाती है। तो सोच समझ के निर्णय लेना। मेरे ऊपर कोई निर्णय मत लेना कि जी आपने ऐसा कहा था। कल को ये भी क्लेम मत करना कि आपने ऐसा कहा था, ये नहीं हुआ। अच्छा है नहीं हो तो कौन सा हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सुबुगाहट मिल रही है। थोड़ा आंखें खोल के चलो। पोल्ट्री फार्म वाले और शेयर बाज़ार वाले बहुत ज़्यादा, और अगर कोई शेयर से पैसा निकाल के इस समय गोल्ड में डाल सकता है तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि चाइना लगातार गोल्ड खरीद रहा है, उसके सेंट्रल बैंक्स बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रहे हैं, और ओपेक देशों ने पेट्रो डॉलर लेने से मना कर दिया कि अब हम डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, लेंगे हम जिसमें चाहें उसमें लेंगे। और ऐसी उम्मीद है कि ब्रिक्स देश मिलकर के एक नई करेंसी लॉन्च करने वाले हैं जो कि गोल्ड आधारित होगी। गोल्ड कहीं नहीं जाने वाला। और भाई किस्मत खराब हो फिर भी चला जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि गोल्ड ना आज तक कभी डिफीट खाया है ना आगे खाएगा, क्योंकि इसकी एक प्राइस है, ये करेंसी है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। 500 के नोट पे लिखा रहता है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, लेकिन वो 500 रुपये नहीं है, वो एक क्रेडिट नोट है कि इस नोट की वैल्यू 500 रुपये की इक्वलेंट है। लेकिन उसे आपका राजा, आपका प्रधानमंत्री कभी भी आके कह सकता है भैया ये रात को 12 बजे के बाद ख़त्म हो गए। लेकिन अगर उतनी वैल्यू का गोल्ड आपके घर में पड़ा हुआ है तो कोई कुछ भी कर ले, अब वो खत्म हो गई, नई करेंसी आ गई, आप गोल्ड को उससे एक्सचेंज कर लो। और जो बहुत समझदार लोग होते हैं वो अक्सर यही करते हैं, आप नंबर 2 हो या नंबर 1 हो, अगर उनके पास एक्सेस पड़ा हुआ है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब उन्हें ज़रूरत होती है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, एक तो भाई साहब 2-4-5 करोड़ की इतनी सी जगह में आ जाती है, पता भी नहीं चलता, एक सेफ के कोने में पड़ी रहेगी। 2-4-5 करोड़ का कैश आप कहाँ तक रखोगे उसको, अलमारियों में भरे रहेंगे। इतनी सी 3-4 प्लेटें आएंगी, 1-1 किलो की रख लो। 73-74 लाख की एक प्लेट है 1 किलो की आज की डेट में। तो वो लोग, बहुत समझदार लोग ऐसा करते हैं। नंबर 2 भी उन्होंने गोल्ड में कन्वर्ट करा के रखे हुए हैं पहले ही। अब ऐसे में प्रधानमंत्री बोल दें कि आप ये लीगल टेंडर नहीं रहे ना रहे, जब ज़रूरत होगी वो प्लेट देंगे, पैसा ले लेंगे, जो भी नई करेंसी होगी उसमें पैसा आ जाएगा उनके पास। जो नंबर 1 में चाहते हैं उसको नंबर 1 में बुला लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है गोल्ड। बाकी सजग रहें, असली तो यही मैसेज देना था, सजग रहें। आगे के साल 24 और 25 ये कुछ शेकी हो सकते हैं। 26 का आई कैन नॉट गारंटी, लेकिन अगर 26-25 हिलेगा तो 26 भी, अगर 25 में हिलना भी बंद हो गया तो 26 भी उस जो धड़कन पैदा हुई है उसके हिलने से, उसको कवर करने में 26 भी निकल जाएगा। और बस इतना ध्यान रखो कि कोविड वाला समय आपको कुछ चेताने के लिए था, उस समय को दोबारा याद करो, क्या क्या परेशानी आई थी, उन परेशानियों को कम करने के तरीके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लॉकडाउन लगेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अब कौन सी कहानी होगी, प्राकृतिक आपदा होगी, मैन मेड आपदा होगी, उसमें ये 5G वाला खेल चलेगा या ये H5N1 वाला खेल चलेगा, क्या होगा नहीं होगा, सिर्फ आंखें खोल कर रखिए, ध्यान से देखिए, और इमोशनल फूल मत बनना उस समय पे। क्योंकि अगर कुछ भी शेक हुआ आपकी लाइफ में, सपोज कीजिए आपकी नौकरी ही चली गई, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, तो जैसा मैंने कहा फिजूल खर्ची तुरंत बंद कर देना, बच्चों का स्कूल एकदम स्टॉप कर देना, क्योंकि कितने दिन तक रहने वाला है ये ना आप जान पाएंगे ना मैं बता सकता हूँ। भगवान ना करे ऐसा हो,
क्योंकि आजकल बच्चों की स्कूल की फीसें भी इतनी हैं कि आपका घर बिक जाएगा। 1.5-2 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 साल बाद फिर पढ़ा लेना उसी क्लास में, कौन सी आफत आ गई। अगर आपके पास 1 साल बाद 6 महीने बाद खाने के पैसे खत्म हो गए तो स्कूल तो तब भी छूट ही जाना, भूखे और मरोगे। तो प्रैक्टिकल सोच रखना, इमोशनल सोच मत रखना। फालतू के फिजूल खर्चियाँ बंद कर देना आज ही से, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई बुराई नहीं है। जो आज एंजॉय करना, अगर कल नहीं होता है कुछ भी 2025 तक, फुल एंजॉय करो, पैसा तुम्हारे पास है, तुम्हारी सेविंग कौन सा मैं मांग रहा हूं तुमसे। तो थोड़ा सा और घबराएं ना, वो समय भी कट जाएगा। धैर्य रखें, सौहार्द बना के रखें, घर के वातावरण को खुशनुमा बना के रखें। अगर जिस पे लोन नहीं है वो सरवाइव बड़े आराम से करेगा, लोन वाले के लिए थोड़ी कैडी है, क्योंकि ईएमआई के लिए डंडा मारेगा उधर से बैंक। और अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो ईएमआई में जैसे पहले छूट वूट तो नहीं थी, खैर वो तुम्हारी ईएमआई को प्रिंसिपल में जोड़ दिया, वो उल्टा भारी पड़ गई। लेकिन अगर पैसा एक्सेस में नहीं है, अगर ईएमआई कैसी भी निपटा सकते हो, अभी ब्लैंक होके भी निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निपटा डालो। सर पे कर्जा मत लो, क्रेडिट कार्ड्स बिल्कुल ऑफ कर दो, उनसे परचेजिंग बंद कर दो। यूएस में क्रेडिट कार्ड्स बहुत सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि लोग रीपे नहीं कर पा रहे, और नए क्रेडिट कार्ड्स भी इशू कम ही कर रहे हैं बैंक, बहुत ना के बराबर। यूके की भी आर्थिक हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छे में नहीं आ रही है, वहाँ भी हालत ख़राब है, वहाँ भी दंगे तो वहाँ हो ही रहे 12-13 दिन से। बाकी भाई मैं अपनी कही हुई किसी बात का क्लेम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सिर्फ कुछ घटनाओं को देख रहा हूँ, उससे अंदाज़ा लग रहा है, तो ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ। बेटर ये है कि आप भी थोड़ा सा नज़र बनाएं चीज़ों पे और अपना कंक्लूज़न निकालें। ऐसा समझो कि मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ कि भाई आप भी ढूंढ लो, क्योंकि ना तो मेरे को कोई सपने आते हैं। वो एक चैनलिंग हुई थी, अब वो भी कितनी सही कितनी ख़राब थी मैं उसका क्लेम नहीं करता हूँ। आपको सही लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं लगी हो तो भी अच्छी बात है। तो मैं ये भी कह सकता था कहने को तो कि जी मेरे को तो चैनलिंग में बताया, अगर मुझे आप पे कोई चीज़ फोर्स करनी होती, क्योंकि आप तुरंत मान लेते या आप में कोई डर पैदा करना होता, लेकिन मेरे को ऐसा भी कुछ नहीं। ये तो मैंने ही अपने लब्बो लबाब देखे हैं, पूरा जो न्यूज़ मुझे मिली हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को सुना है मार्केट पे, शेयर मार्केट पे, और वहाँ बहुत लोगों को ग्रेट रीसेट का बिल्कुल क्लियर पता है, और वो अनुमान ये लगा रहे हैं कि 2025 तक के एंड तक ग्रेट रीसेट कर दिया जाए या पहले भी करा जा सकता है। तो उन्हीं एक्सपर्ट्स को सुन के मैंने बताया, उन्होंने बहुत ध्यान से बोला कि शेयर मार्केट ह्यूज कोलैप्स में जा सकता है। तो मैं उन एक्सपर्ट्स की ही बात सुन के ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ। मेरे पास कोई इंटरनल कोई ऐसी हाँ फीलिंग तो है, कुछ फीलिंग तो है कि 2025 में कुछ होने वाला है, लेकिन भाई फीलिंग है, पता नहीं कोई सा विचार दिमाग में घुस गया हो, वो टपका रहा हो इसको। तो बेटर यह है कि आप भी थोड़ा सा एक्सपर्ट्स को सुने। हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स अधिकतर आपको गलत चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ मोदी जी के हिसाब से चलती है, उन्हें अपने चैनल्स चलाने हैं, इसलिए वो लोग फेक न्यूज़ ज़्यादा बनाते हैं। या फिर जैसे वो क्या नाम है गुहा रॉय करके है, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स जो बहुत ईमानदार हैं, उनके कहीं कमेंट्स मिल जाएं जो इंडियन इकोनॉमी पे ध्यान रखे हुए हैं। और रिज़र्व बैंक ने भी अपना सोना यूके से वापस मंगा लिया है, एंड नाउ रिज़र्व बैंक इज़ आल्सो बाइंग। तो जब लोग सोना खरीद रहे हैं, इधर चाइना खरीद रहा है, इधर हमारा इंडिया भी खरीद रहा है, तो ये वार लाइक सिचुएशन के लक्षण होते हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान ये जो साजो सामान खरीदे जाते हैं लड़ने के, वो सोने से खरीदे जाते हैं, ना कि कैश से। ये भी मुझे किसी एक्सपर्ट ने ही, मतलब एक्सपर्ट का ही सुना था, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो पागल आदमी हूँ। तो दिमाग को खोलें, सर्च करें, अपनी
गणित बिठाएं, अपनी डॉट्स को खुद जोड़ें, खुद का कंक्लूजन बनाएं। मैंने आपको पॉइंट दे दिए सोचने के, बाकी ये ना हो ये तो मैं भी चाहता हूँ, ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये अगर हुआ तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, भाई मैंने अपना काम कर दिया। कितना सही है कितना ख़राब है, जैसा मैंने कहा सेविंग कर लेंगे तो आप ही के काम आनी है, गोल्ड भी रख लेंगे तो कभी भी उसको फिर कैश करा लेना, नहीं हुआ तो कुछ 25 आपका सही सलामत निकल जाए तो भाई इसको कैश करा लेना अगर आपको कैश की ज़रूरत है। नई ज़रूरत हो रही हो तो पड़ा रहने देना, इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी, क्या बुराई। तो बस भाई इतना ही कहना था। डरिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि मेरे पास कोई इंटरनल नॉलेज नहीं है। ये सब जो मुझको वीडियोस मिले हैं उनको मैंने सुना है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं और जो ग्रेट रिसेट पे बड़े खुल के बात कर रहे हैं, जिन्होंने कह दिया है कि CBDC आएगी ही आएगी और ग्रेट रिसेट 25 तक होना ही है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 24 में भी हो सकता है दिसंबर के बाद, कुछ कह रहे हैं 25 में होगा, तो कुछ अनसर्टेन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 25 में होगा 25 तक होगा ही होगा। और फिएट करेंसी निबट जाएगी तो उतनी ही कैश करेंसी रखिएगा जिसके ख़राब होने का डर ना हो, या गवर्नमेंट कह दे कि चलो अच्छा तुम्हारे पास अगर 1-1 लाख रुपए तो जमा कर दो, पता चला आप 10 लाख रुपए लेके बैठे हो। गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता क्या कह दे, जब आप जमा कराने जाएं कह दे अच्छा भैया तेरे पास आए कहाँ से, तो सोर्स ऑफ इनकम भी देखेगी, शायद ना भी देखे, क्या कह सकते। सतर्क रहो, आंखें खोलो, चीज़ों को देखो, अपने आप का प्लान करो, प्रिपेयर करो, डरो मत, धैर्य रखना। अगर हुआ, नहीं हुआ तो जैसे जी रहे हो जीते रहो, मजे लो। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जो लोग यहाँ तक रुके, सुना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी बातें मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सीखने केवल वही आए जो वास्तव में मरा जा रहा हो सीखने के लिए। ये जो मैंने शब्द कहा मरा जा रहा हो, इस इतनी उत्कंठा हुए बिना तो आप साधना नहीं सीख सकते। पड़े रहेंगे ऐसी, मुझे भी ऐसे लोग नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।